हेलो एवरीवन, दिस इज शुभित रंगनाथ एंड वेलकम टू पेरेंट्स अबाउट। तो हमारे साथ है रामेक्षा पांडे, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2020 में सिलेक्शन लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस रामेक्षा। थैंक तो यू मैम। आज जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, या फिर जो आने वाले एग्जाम है उसमें प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, आप सबके सामने रामेक्षा से हम पूछेंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया, उनकी जो जर्नी है वो कैसी रही। क्योंकि लोगों को एक सफल इंसान दिखता है, लेकिन उस सफलता के पीछे का संघर्ष जो रहता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज हम रामेक्षा से जानेंगे कि इन्होंने प्रिपेयर कैसे किया, क्योंकि ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था और दूसरे अटेम्प्ट में ही इन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जो काफी समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ पे कमी रह जाती है, सारी चीजें आज हमें इस वीडियो में शायद उनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल जाए। तो शुरू करते हैं रामेशा। तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो, बहुत ही खुशी का माहौल है। तो सबसे पहले ये तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आपके घर पे पता चला, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपने रिजल्ट देखा, तो वो कुछ मोमेंट जो थे शुरुआत के, आपने किससे शेयर किया, रिएक्शन क्या था, वो बताइए सबसे पहले। मैम जैसे ही तो उस टाइम पे मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था, तो मैं घर से तो दूर था। तो और उस दिन शायद महाशिवरात्रि थी। हम्म। तो 2 बजे समथिंग, 12 बजे उस नोटिफिकेशन आ गया था और हम्म। 2 बजे समथिंग रिजल्ट आया। तो जैसे ही रिजल्ट आया और मैं देखा, तो सबसे पहले मैं नीचे बैंक ही देखा, नंबर में देखा ही नहीं अपने कि बैंक वी ग्लैड लिखा था। तो समझ गया कि मैम हो गया है। और तुरंत उसको किया और सबसे पहले पापा को फोन लगाया। तो और पापा को बताया और उसके तुरंत बाद मतलब चाचा जी को अपने कॉल किया। और फिर मतलब ये बताया कि आप दादाजी को बता दीजिए कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया है। फिर उसके एक दिन बाद मैं अपने घर पहुंच पाया, तो वो जो लाइव खुशी मैं फिर 1-2 दिन बाद देख पाया तो क्या अपने घर रिएक्शन था जब आप घर पहुंचे थे? पहले के कुछ दिनों में जब आप घर पहुंचते थे और फिर बाद में उस दिन जब आप घर पहुंचे, तो कुछ डिफरेंस दिखा कि नहीं? हाँ मैं मतलब घर में तो सब लोग, दादाजी दादी जी और जितने भी पूरे फैमिली मेंबर, चाचा चाची पापा बहन, मतलब थोड़ा हम लोग की जॉइंट फैमिली है, तो इसलिए मतलब हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत ही ज्यादा खुश। नाम रोशन कर दिया था आपने परिवार का। तो मैम मैं ऐसा हुआ कि जब वो न्यूज़ पता चली, तो जितना वो स्ट्रगल था पीछे का, वो बिल्कुल एकदम से हट ही गया। वो कहीं दिमाग में था ही नहीं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। वो सिर्फ खुशी थी, और घर वालों की जब वो खुशी देखी, तो वो सब कुछ भूल गया मैम उस टाइम पे। रामीक्षा, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, ये मेरे भी मन की बात है और मुझे यकीन है कि बहुतों के मन की बात है। जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या कभी आपको भी लगता था कि अरे मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, बहुत पढ़ना पड़ता है, अरे मैं क्या पढ़ूंगा? कब क्या कभी ऐसा भी आपको आपको भी लगता था? यस मैम, काफी टाइम्स आते हैं। कभी स्टार्टिंग से जब जर्नी स्टार्ट की, तो 3-4 प्रीलिम्स दिए, निकले नहीं, प्रीलिम्स ही नहीं निकलते थे और बहुत ज्यादा मार्जिन से रह जाते थे प्रीलिम्स। मुझे हम्म। अभी भी याद है कि मैं अपना पहला एसबीआई पीओ, पहला मेरा एग्जाम बैंकिंग का एसबीआई पीओ ही था, पिछले हम्म। साल 2000 वाला। तो जब मैं दिया, तो मैम उसमें मैं कट ऑफ से प्रीलिम्स में 30 नंबर समथिंग का अंतर था, मतलब डिफरेंस था उसमें 2018 उसमें वाला? हाँ 2019। 19 वाला, ओके, मतलब आपने 19 से स्टार्ट ही किया है। वो मेरा पहला एग्जाम था बैंक का। अच्छा। तो मैम शायद 71 या 73 कट ऑफ थी प्रीलिम्स की, और हम्म। मेरे नंबर थे 2.50। हम्म। एग्जाम था। और तो फिर मैम उसके बाद, और फिर मैम ये था, जहाँ पे मैं प्रिपरेशन करता था, तो वहाँ पे हर साल 1-2 बच्चे सेलेक्ट होते थे। और फिर हम्म। धीरे धीरे लग ये हो सकते हैं, तो मैम लो तो फील होता था बहुत बार। लेकिन फिर उनको देख के लगता था कि अगर ये कर लिए हैं, तो मैं भी कर ही लूंगा। मैं भी तो कर ही उस पे लूंगा। करता था। तो आप मेरे, मैं पहले सबको बता दूं जितने भी व्यूअर्स हैं कि रामेक्षा मेरे भी स्टूडेंट रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, मैं पहले महिंद्रा में पढ़ाती थी, तो मध्य प्रदेश में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो रामेक्षा को मैंने पढ़ाया था। तो मैं हमेशा एक बात कहती थी कि कोई स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होना रहता है, उसका एक अलग एटीट्यूड होता है, जो कि टीचर जो होता है उसे पता चल जाता है। तो मुझे तो शुरू से पता था कि रामेक्षा में वो बात है कि ये सिलेक्शन लेने वाला इंसान है। मैं इसे कहती भी थी कि जरूर होगा, और आखिर वो दिन आ गया। और आपके सिलेक्शन से मैं भी एक इंसान हूँ इस दुनिया में, इस धरती पे, जो बहुत खुश है। टीचर भी खुश होता है और वो खुशी मुझे है। तो रामेक्षा, इंस्पिरेशन क्या थी आपकी? मैम इंस्पिरेशन एक तो सबसे पहले घर वालों में, मतलब घर में मेरे, हम्म। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो ओके। और मैं सबसे छोटा था उस टाइम पे, मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम्म। मुझे भी कहीं ना कहीं था, तो करना तो गवर्नमेंट जॉब ही है। और हम्म। फिर जब जब कभी कभी नहीं होता था, तो जो साथ में, जैसे हर साल एक साथ में मैम
लड़की पढ़ती थी, वो भी बहुत फेलियर देखने के बाद उसका LIC असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो उसने भी कई मेंस दिए, कई प्रीलिम्स दिए, तो मुझे लगा कि जब इसका है तो मेरा भी जरूर होना ही चाहिए, और मैं कंसिस्टेंसी लगा ही रहा। तो फिर फाइनली आज मतलब यहाँ पे मैं पहुंच पाया। वेरी गुड। और मुझे लगता है मैम मेनली कि जिस सेक्टर, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर या SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ऐसे रोल मॉडल, लाइफ का रोल मॉडल तो एक होना अलग बात है, लेकिन जिस गोल के लिए, तो उस गोल का भी अगर कोई जो लेटेस्ट निकला हो वहां से, उसको अगर किसी को हम देखें तो बहुत ज्यादा मदद मिलती है उससे। बिल्कुल सही बात है, आप उसके जीवन को करीब से देखते हो तो आप उसके जैसा बनना चाहते हो, और ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका ग्रेजुएशन वगैरह किस चीज से रहा है, और मैम कब मैंने हुआ? ग्रेजुएशन मैम मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैम, 2018 में कंप्लीट किया, ओके। और फिर उसके बाद ही फिर मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट। अब आपने बता दिया कि आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, तो अब काफी बच्चे यहाँ पे इस बात में आ जाएंगे कि बीटेक वालों का बहुत सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। ठीक है, मेहनत एक आम इंसान को भी करना पड़ता है, जो नॉर्मल BA BSc BCom करते हैं, और बीटेक वाले को भी उतनी मेहनत करनी रहती है। ये मैंने अपनी आंखों से इसको, ये जो आपके सामने आज सेलेक्ट होके सर बैठे हैं, इनको मैंने सिलेक्शन करते हुए और मेहनत करते हुए मैंने देखा है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि सबको इक्वल मेहनत करनी पड़ती है, इनको फेल होते हुए भी देखा है और इनको आज सेलेक्ट होते हुए भी देखा, और इनकी मेहनत को भी मैंने देखा है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई नीचे, जैसे कि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी आती है तो बीटेक का जब नाम आता है तो मैक्सिमम कमेंट रहती है कि अरे बीटेक वाले ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है, बीटेक वालों को कोई वरदान नहीं प्राप्त होता है, एकदम हट के सिलेबस होता है। क्यों रामेक्षा, सिलेबस सेम होता है क्या बीटेक का और बैंकिंग का? नहीं मैम, बिल्कुल ये नई जर्नी है। जो भी कोई प्रिपरेशन करने के लिए आता है, तो मैम एक एजुकेशनल जो बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है, और जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। सबको जीरो से ही स्टार्ट करना होता है। और मेरे सीनियर्स जहाँ पे प्रिपरेशन करता है, तो मेरे कई दोस्त हैं, उन्होंने भी अभी तो या तो BSc बैकग्राउंड के, यहाँ तक कि BCom बैकग्राउंड, जिनके लिए बैंकिंग सेक्टर माना ही जाता है कि बैंकिंग सेक्टर BCom वालों के लिए ही है, हाँ। तो वो सिलेक्शन के, और वो लोग भी मतलब अच्छी जगह पे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये वाला मिथ तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो भाई सुन लो, आप लोग चाहे बीटेक किए हो या ना किए हो, आप बैंकिंग को अपना करियर बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ओके रामेक्षा, तो व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, किस साल में आपने स्टार्ट किया? जैसे कि अभी आपने बताया आपने 2019 में स्टार्ट किया है ना? मैम 2018 अगस्त में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हम्म। उसके बाद मैं कुछ महीने तो घर में फंक्शन थे, तो मैं नहीं स्टार्ट कर पाया। 2019 से जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की, और हम्म। तभी से मेरी जर्नी। 2019 में मुझे याद है आपने, 2019 में भी हम आपकी ब्रांच में आए थे। 2019 उसी में टाइम। अक्टूबर का महीना था, आई गेस, नहीं यस अक्टूबर नहीं, अक्टूबर ही था, ठंड थी जब हम आपके ब्रांच में आए थे, और तभी शायद यस आप स्टार्ट किए थे आना। मैम, तो जब मेरी पहली क्लास थी, मतलब महिंद्रा में दूसरी तीसरी क्लास थी, तभी मतलब रीजनिंग की फैकल्टी में आप आई थी, और वो मेरा बहुत ही इनिशियल फेज था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे हाँ। जब मैं आपको देखूं, तो आज देख रहा हूँ, तो मतलब उस टाइम पे कुछ भी नहीं आता था। जैसे लड़के स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, कभी कोई भी एस्पायरेंट, तो वैसा ही था। ओके। तो अब मैं एक एक करके आपसे कुछ चीजें पूछूंगी, जैसे कि सबसे पहले हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपने अभी तक कितने एग्जाम दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, और कौन से एग्जाम में किस लेवल पे आप पहुंचे हैं? मैम जैसे कि मैं बताया कि मैं मेरा 2019 से मैं स्टार्ट किया, तो हम्म। 2019 से मैम 2019 के जितने भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं, जितने भी मतलब हम्म। SBI PO, SBI क्लर्क, और IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS RRB PO, और हम्म। IBPS RRB क्लर्क, तो इन सभी का एग्जाम दिया। और इसमें मैं तो पहले लगभग SBI PO में प्रीलिम्स में मैं 30 नंबर से रह गया। हम्म। फिर उसके बाद मैंने क्लर्क दिया, तो उसमें भी समथिंग 20 नंबर से अंतर था। हम्म। और फिर IBPS RRB PO दिया, तो उसमें 4 नंबर का डिफरेंस था प्रीलिम्स में। हम्म। IBPS RRB क्लर्क दिया, उसमें 2.5 नंबर का प्रीलिम्स में डिफरेंस था। मतलब 2019 में प्री में सब में रह गया। मैम फिर IBPS PO दिया, उसमें मैं मैम ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लिया था प्रीलिम्स की। मेरी इंग्लिश की कट ऑफ रह गई थी, मैं मैम उसमें 3 नंबर पाया था। ओके। मुझे अभी 3 नंबर पाया था। और ठीक फिर है। उसके बाद IBPS क्लर्क मेरा पहला एग्जाम था, जो मेरा एग्जाम निकला था प्रीलिम्स, और उसमें भी आईबीपीएस मैम क्लर्क आपका पहला एग्जाम था 2019 का, जो आपका निकला प्री निकला था। था। ओके, और फिर 2020 में भी आपने वो सारे 6 के 6 एग्जाम दिए? यस मैम, मतलब RRB ऑफिस असिस्टेंट छोड़ के मैंने पूरे एग्जाम दिए। 5 एग्जाम आपने दिए। एसबीआई पीओ आपने दिया, और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो सर है, इनका एसबीआई पीओ का एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ था, और इन्होंने मेंस भी क्वालिफाई किया है। और इनका जो एसबीआई पीओ का रिजल्ट है,
आफ्टर इंटरव्यू वो अवेटेड है, एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई जस्ट होप कि हो जाए इनका सिलेक्शन, क्योंकि इनका इंटरव्यू काफी अच्छा गया है, क्यों रामेश्वर? हाँ, इंटरव्यू तो तो उसका अच्छा। इंटरव्यू अच्छा गया है तो हम होप कर सकते हैं कि उसमें भी सिलेक्शन की न्यूज बहुत जल्दी मिल सकती है। चलिए, बिल्कुल हमें तो खैर लड्डू चाहिए, है ना? और बेसन के लड्डू लेके आइएगा आप। तो एसबीआई पीओ का रिजल्ट आने वाला है, और उसके अलावा मैम उसके अलावा आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है इस साल। वो भी अभी अभी लेटर अवेटेड है। इस साल, मतलब और इस साल के मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैं सभी में क्वालिफाई कर पाया हूँ आईबीपीएस क्लर्क छोड़ के। अगर मैं आप लोगों को मैसेंजर का अपना चैट बॉक्स दिखाऊं, तो इनका लाइन से मैसेज आता गया है, मैम आईबीपीएस पीओ प्री क्वालिफाइड, मैम आईबीपीएस पीओ मेंस क्वालिफाइड, मैम आरआरबी पीओ प्री क्वालिफाइड। ये बिल्कुल सही है कि एक एक एग्जाम इस बार, यही सबसे अच्छी बात है कि सब आपने क्वालिफाई किया। एसबीआई क्लर्क का आपका वेटिंग लिस्ट का है यस मैम, उसमें मैम मेरा 1.5 नंबर से पीछे था। तो 1.5। यस मैम 80.50 शायद कट ऑफ थी उसमें ईडब्ल्यूएस की। वेटिंग लिस्ट में और आप अपने आप को देख रहे हैं कहीं ना कहीं? उसको देखा, ओके, और ठीक उसमें है। मेरा 1.79.75 समथिंग नंबर था उसमें। अच्छा, तो अब आपसे कुछ ऐसी बातें पूछेंगे रमेश, जो हर एक स्टूडेंट उससे पूछना चाहता है, जिसे वो सफल दिखता है। जाहिर सी बात है, मैं भी आपसे वो जानना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या सेल्फ स्टडी आपने की या कोचिंग की? तो उसका जवाब तो खैर सबको पता है। हम्म। मैम स्टार्टिंग तो कोचिंग से ही की थी। हम्म। और कोचिंग में जैसा होता है कि वो उनका टाइम लिमिट होता है कि इतने दिन में वो पूरा कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, तो वो हम्म। पूरा मतलब एक हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि आखिर बैंकिंग है क्या, हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है। हम्म। और फिर उसके बाद मैम सेल्फ स्टडी का मतलब 75% या 80% कह सकते हैं, पूरा रोल वही है। और हम्म। जब तक हम जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे, हम उतना ही एग्जाम के करीब पहुंचते जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने ये सही कहा कि आपको कोचिंग से ये समझ में आया कि कोर्स क्या होता है, लेवल क्या होता है, और फिर आपका जो 75% है, मतलब कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन, वो सेल्फ स्टडी का रहा है। ओके, मतलब कि इस समय क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बंद है, तो स्टूडेंट इसे बहाना नहीं बना सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी उनका सिलेक्शन हो मैम सकता और तो मैम इस कोचिंग जरूर ज्वाइन की थी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन उसी टाइम पे तो शायद बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ जब से मैंने प्रिपरेशन चालू की। है। और ऑनलाइन एजुकेशन तो बहुत ही मतलब आज के मतलब जो भी एक्सपेरेंट या आपके जो भी व्यूअर्स हैं, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में मतलब ऐसा नहीं है कि हमको जाके वहां पे बैठ के कोचिंग लेनी है। यहाँ पे ही मतलब मोबाइल है अगर तो सब है। मोबाइल है तो सब है, सही बात है। और मोबाइल है आजकल, ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल है। ओके, तो आपने पढ़ाई को कितना टाइम दिया, मतलब डेली आपकी जो रूटीन होती थी उसमें से आप पढ़ाई को कितना टाइम देते थे, और कैसे डिवाइड करते थे कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है? मैम जैसे कि मेरा शुरू से पहले तो जब मैं प्रिपरेशन कुछ दिन हो गई मेरी, तो उसके बाद मुझे लग गया कि मेरी मैथ और रीजनिंग तो मतलब अच्छी है। मैं हम्म। मतलब इसमें कमाल तक पहुंच गया था। हम्म। और जैसे कि मीडियम का स्टूडेंट था, तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई शुरू से। हम्म। तो ये शुरू में ही लग रहा था कि हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैं उसके लिए कई लोगों से जो पेपर दे चुके हैं, जो मेंस तक पहुंच रहे थे या जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे थे, तो उनसे मैं हमेशा बंद मतलब अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला है और किसी बंदे का प्रीलिम्स निकल गया है, तो मैं मानता था कि ये बंदा कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा होशियार है, मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो मैं उससे हमेशा बात करता था जो भी मुझे मिलता था। अगर मुझे पता चल गया कि इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो मैं उससे हमेशा बात करता था, कुछ ना कुछ सीखता था। तो इंग्लिश के लिए मैंने जितने बहुत लोगों से पूछा, मतलब कम से कम 20-25 लोगों से मैंने पूछा होगा। सभी ने ये सलाह दी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए। हम्म। तो जब मैंने पूछा कौन सा न्यूज़पेपर, तो मोस्टली लोगों ने सजेस्ट किया द हिंदू न्यूज़पेपर हम्म। पढ़ना चालू करिए। तो फिर घर में द हिंदू न्यूज़पेपर मंगाना चालू किया। और ओके। फिर इंग्लिश इंग्लिश के लिए मैंने काफी टाइम दिया। हम्म। और वहां से इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब ठीक लेवल पे पहुंच गई। और जो डेली रूटीन का सवाल है, तो मैम ऐसा था कि सबसे पहले जो सुबह उठ के तो ये था कि सुबह उठने के सब कुछ अपना डेली रूटीन करने के बाद मतलब सबसे पहले एसटी देता था। हम्म। एसटी सुबह क्योंकि उस टाइम पे लगता है कि मेरा माइंड सबसे अच्छा काम करता है। तो एग्जैक्टली। तो मैं डेली एसटी देता था। और एसटी का ऐसा है कि जहां से भी मिल जाती थी, जिस भी जगह से एसटी, तो मैं एसटी दे लेता था। और उसके बाद जो लगा कि उसको देखा कि अच्छा आज पजल का टाइम है, तो ऐसा था कि 5 पजल आज लगानी है, 5 पजल लगा लिए। और फिर कुछ मेंस लेवल की पजल लगानी है, वो लगा लिया। और सिंप्लीफिकेशन हर 10 दिन में प्रैक्टिस करनी होती, कितने 100 टारगेट ले लिया, 100 करनी है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे में 100 सिंप्लीफिकेशन कर ली। मतलब हम्म। जो भी था डेली कुछ रूटीन अपना फिक्स था, तो उसी के हिसाब से चलता रहता। मतलब आपने फिर भी एक ऑन एवरेज देखें तो, मान लीजिए 12 घंटे ही लें, दिन के ही समय की बात करें, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे, या 24 घंटे में से आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे?
मैम 24 घंटे में तो 1 घंटा वो एसटी का और 1 घंटा और वो स्पीड टेस्ट, लगभग 2 घंटे तो मैं सीधे जो फिक्स टाइमिंग होती है उस हिसाब से पढ़ता था, और कम से कम 2-3 घंटे और, 2-3 मतलब घंटे 5 घंटे। आते हैं, मतलब 5 से 6 घंटे कह सकते हैं। इफेक्टिव स्टडी मैम जिसको कहते हैं, वो मैं करता था 5 घंटे। इफेक्टिव स्टडी मतलब बहुत देर तक नहीं, लेकिन आप यस 5 मैम। घंटे अपने प्रिपरेशन को रोज देते थे। मैं हमेशा यस लोगों मैम। से कहती हूँ कि दिन भर बैठ के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपको रोज पढ़ना है, पहले तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड आई थिंक आई यस एम मैम। राइट। एंड यस मैम। रोज पढ़ना है, और जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है ना। और मैम चीज अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, बैंकिंग एग्जाम एक तो लिमिटेड सिलेबस है। हम्म। बैंकिंग हमसे ये डिमांड भी नहीं करता कि हम 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें, एग्जैक्टली। वो डिमांड हमसे वो करता भी नहीं है। हमको वो, और मोस्टली जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, वहां से अगर आप डेली एक एसटी भी दे रहे हैं, अगर जिस दिन आपके पास टाइम नहीं, आप 1 घंटे भी निकाल रहे हैं डेली एसटी का, तो वो भी सफिशियंट है। लेकिन कब, एग्जैक्टली। जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाएंगे तब। जी। अगर यस मैम। बेसिक नहीं क्लियर है तो बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा। एंड आई वो थिंक चीज तो पहले। लोग यहाँ पे न्यू है, जो लोग अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपका पहला लेवल यही होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका होना चाहिए, एक कॉपी में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस लिखिए। ठीक है, फॉर यस एग्जाम्पल मैम। रीजनिंग में गिन के 9 चैप्टर हैं, और कुछ चैप्टर आपके लॉजिकल के मिला ले तो 12 से 13 चैप्टर है। और सबसे पहले तो आप सिलेबस लिखो और सबसे पहले बेसिक क्लियर करो, तो ये पहला स्टेप यस। होना चाहिए। आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग था? जैसे मेरे लिए रीजनिंग हो जाता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग था, कौन सा सब्जेक्ट वीक था? मैम मैथ मैथ और रीजनिंग दोनों इक्विवेलेंट थे। ओके। दोनों में मुझे लगता था मुझे ठीक है। और इंग्लिश तो शुरुआती स्तर पे बहुत ही ज्यादा वीक था, हम्म। मतलब उसकी भी बहुत ही ज्यादा वीक कहेंगे। मैंने अभी जैसे बताया कि मैं आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स, मतलब इंटर वो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था। इंग्लिश का सेक्शनल रुक गया था उसमें मेरा, और 3 नंबर थे उसमें इंग्लिश में। 3 नंबर थे। और इस आपका एसबीआई पीयू में सिलेक्शन हुआ मेंस में, यस मैम। तो उसमें आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? मैम उसमें एसबीआई पीओ में तो इंडिविजुअल मार्क्स नहीं दिखाते, उसमें टोटल याद मार्क्स है, आता है। ओके ओके, या आरआरबी पीयू में सेवन आपने हिंदी अटेम्प्ट किया था। आईबीपीओ में हिंदी। अच्छा, इंग्लिश में आपके अटेम्प्ट कितने थे एसबीआई पीयू में? एसबीआई पीओ में मैम हिंदी में 25 शायद किए थे, और इंग्लिश 75 में? क्वेश्चन इंग्लिश में। हाँ हाँ, एसबीआई पीयू। 25 मैम। और मैं मैम मुझे टोटल याद है 75 क्वेश्चन करके आया था मैं, और 66.5 प्रीलिम्स में मेरे नंबर आए थे। एक्यूरेसी मतलब आपकी अच्छी थी। यस मैम। और मैम बताना चाहूंगा एसबीआई क्लर्क में, मतलब मैं 87 क्वेश्चन करके आया था और 82.5 नंबर आए थे, तो मतलब उसमें शायद मैं इंग्लिश में लगभग 25 नंबर तक गया होऊंगा, तो जो 3 शायद नंबर मेरा। से 25 नंबर तक का सफर कैसे तय किया था? द हिंदू की मदद से। द हिंदू, बिल्कुल वही। और और जो रमेश, आप मुझे बता रहे थे, आपसे मेरी बात हो रही थी कि आपको एडिटोरियल शुरू में पढ़ना कठिन लगता था, तो आप केवल फ्रंट पेज और स्पोर्ट देखा करते थे। यस मैम। मैम ऐसे लोग कह देते हैं कि जो जैसे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए तो इंग्लिश थोड़ी आसान होती है, या फिर वो कह देते हैं द हिंदू पढ़ो, लेकिन एक हिंदी मीडियम के बच्चे को द हिंदू पढ़ना वो पहाड़ चढ़ने जैसा है मैम, बिल्कुल। सही और बात अगर आप एडिटोरियल कह दें तब तो फिर वो छूट ही जाएगी, वो हैबिट ही नहीं बन सकती कि हम न्यूज़पेपर पढ़ने की अपनी हैबिट डाल पाए। है। तो सबसे पहले मैम नॉर्मल जिसमें लग रहा है कि जो आप पढ़ के समझ सकते हैं, तो वो पढ़िए पहले। और फिर उसके बाद, अगर फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो फिर आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं डेली एक। हम्म। तो आपने ऐसे करके इंग्लिश को इम्प्रूव किया। वेरी यस गुड। मैम। तो मतलब इंग्लिश आपकी वीक थी, उसे आपने ओवरकम किया। द हिंदू सबको ही कहता है, और ये सच भी है कि द हिंदू पढ़ने से इंग्लिश इम्प्रूव होती है, मतलब आप हैबिट बनती है आपकी इंग्लिश को जल्दी समझने की, है ना, जल्दी और समझ मैं में आने की। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ बच्चे जैसे ग्रामर का भी पोर्शन छोड़ देते हैं, हम्म। जैसे जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट या फिर जैसे भी। और खासतौर पे मैंने देखा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो तो ग्रामर पढ़ते ही नहीं। सही तो बात है। हालांकि वो इंग्लिश में अच्छे नंबर भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मैम, प्रीलिम्स में सब 2-3 टॉपिक हैं ग्रामर के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और कंजंक्शन। इनके तो मैम यहाँ तक कि मुझे रिपीटेड क्वेश्चन दिखे हुए हैं एग्जाम में, अच्छा, प्रीलिम्स में। तो आप एक मैम बार फिर से रिपीट कर दीजिए उन टॉपिक के जो आपको लगता है कि ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना चाहिए इंग्लिश में। मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हम्म। और कंजंक्शन हम्म। और टेंस। हम्म। इसमें तो मैम ऐसा है कि अभी भी श्योर शॉर्ट कह सकता हूँ कि 5 ईरर आई हैं, तो इसमें से आपको 2 ईरर तो इनमें से देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। मिलेगी मिलेगी। ओके। यहाँ तक कि मैं पीओ तक के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैम, उस प्रीलिम्स में। और क्लर्क में तो आपको 5 में से 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं। सही बात है।
यस तो मैम। ये आपका था इंग्लिश का। तो आप हमें बताइए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? मैम करंट अफेयर्स का ऐसा था कि मैं मैगजीन पे ज्यादा बिलीव करता था। हम्म। मुझे मतलब current affair, मैं मैगजीन पढ़ता था, जो मंथली वाली मैगजीन आती है वो मैगजीन पढ़ता था। और भी जैसे कहीं से भी पीडीएफ अवेलेबल हो गई, और हाँ। भी जो भी सोर्सेस मिले, चाहे जहां से भी मिला, तो मैम उसको मैं राउट मतलब नोट डाउन कर लेता था डेली, और फिर अपने नोटबुक से ही पढ़ता था। और आपने ये भी बताया था हमें कि कुछ जो साइट्स होती हैं जो कैप्सूल निकालती हैं, कुछ साइट्स होती हैं, तो वो यस मैम। कैप्सूल आप कई बार पढ़ते थे, कुछ ऐसे जैसे बताया। मैम प्रीलिम्स का मैम जैसे रिजल्ट आ गया, अब हम्म। हमको पता है कि सिर्फ हमारे पास 20 दिन टाइम है। अब मैथ रीजनिंग का तो फिर ऐसा है कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करते जाइए, फिर वो सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है। और मोस्ट ज्यादातर बच्चे जीए पहले से तो पढ़ते नहीं। हम्म। अगर पहले से पढ़ पाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले से पढ़ते नहीं है। तो मैम जो वो 20 दिन का टाइम रहता था मेंस के एग्जाम के पहले, तो मैम मैं उसमें जो कैप्सूल जो आती है, जिसकी भी आप प्रेफर कर रहे हैं, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैम मैं उसको ऐसा मतलब 30 30 40 40 पेज जो मैं उसका है, तो मैम एक एक दिन में मैं उसको रिवाइज कर लेता था। और एग्जाम देने से पहले कम से कम ऐसा होता था कि 10 बार, मैम हम्म। यहाँ तक कि मैं पेन से अंडरलाइन करता था तो पूरा ब्लू हो जाता था जब तक मैं एग्जाम देने वाला होता था। तो उसको तो कम से कम मतलब कि रिवीजन। जो भी कैप्सूल है, कोई भी वेबसाइट की कैप्सूल उठानी है, प्रिंट कराना है, क्योंकि ये तो सही बात है कि पेपर फॉर्मेट में ज्यादा सही रहता है पढ़ने में, क्योंकि आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो वो प्रिंट करा के और उसे कम से कम मिनिमम 2 से 3 बार मिनिमम तो उसे खत्म करना ही है। मैक्सिमम तो फिर जितना आपके अंदर वो क्षमता हो। ओके। तो आपने ये बता दिया कि न्यूज़पेपर के लिए आप द हिंदू रिकमेंड करते हैं, करंट अफेयर के लिए आप कैप्सूल्स का बार बार रिवीजन और डेली टच में बना हुआ मतलब करते हैं कि डेली अगर पढ़ो तो आपका स्टैटिक स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप और डेली पढ़ रहे हैं तो बहुत सही हो जाएगा। मैथ्स के लिए ये बताइए कि बुक आप कौन सी प्रेफर करते हैं? मैम मैथ्स के लिए तो पहले जो जैसे बैंकिंग में है, तो बैंकिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो आने ही आने हैं, और वो सब बच्चे करते हैं। उसमें बस आपको स्पीड बनानी है, जैसे सिंपली इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, नंबर सीरीज, इनकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि इनकी आपकी टाइमिंग मेरे हिसाब से जो होनी, मतलब जो मैं अपने लिए रखता था कि अगर ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एग्जाम में मुझे 2 मिनट से ज्यादा तो नहीं ही देने हैं, और 2 मिनट में 5 सही करने हैं। इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है। और फिर डीआई का भी ऐसा ही था कि मैं एक सर्टेन टाइम में अपने लिए बना के रखता था कि कोई कैसी भी डीआई प्रीलिम्स में आएगी, मैं उसको 3 मिनट में, यहाँ तक कि आंसर टिक करके 3 मिनट में मैं उसको छोड़ दूंगा। ओके। और फिर अर्थमेटिक के लिए मैंने एक आर एस अग्रवाल, जो बुक सभी बच्चे जानते ही हैं मैथ के लिए, तो मैं उसको वो किया। और फिर एक मैं सर हैं तो उनसे मैं मैथ पढ़ता था, उनके पास एक्चुअली उनसे पढ़ा नहीं, उनके वीडियोस मुझे मिल गए थे। तो एक मेरा फ्रेंड आप बिल्कुल पढ़ता उनका था। नाम ले सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें उससे फायदा हो। हालांकि मैम जैसे लोग पढ़ते नहीं है, बोलते हैं बैंक की मैथ थोड़ी अलग है, तो मैम एसएससी में जो अभिनय शर्मा सर, वो मैम बहुत बड़े टीचर हैं। उनका अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो मैं सौभाग्य है कि मैं उनसे पढ़ पाया। तो उनके मेरे पास अर्थमेटिक के पूरे वीडियो मिल गए थे, मेरे एक दोस्त ने दिए थे, तो मैं उसी से पढ़ता था। और फिर उसको पढ़ने के बाद मैंने बुक लगा ली, और फिर जैसे एग्जाम टाइम आता था तो मैं फिर मतलब पढ़ता नहीं था, बस उसको वीडियो देखता था और पूरा रिवाइज कर लेता था। अच्छा, तो वहां से ये आपको था मैथ में हेल्प मिली। अच्छा, रीजनिंग का आप बता दीजिए। मैम। रीजनिंग आप जैसे ही मैं इनिशियल फेज में चालू किया, तो आप मेहनत पढ़ाती थी। और ये बिल्कुल मतलब ये नहीं है, आप जैसे हमारी बात होती थी मैम, जब भी मैं आपको इन्फॉर्म करता था, वो अगर वो भी बिल्कुल ट्रू है। और ये मैम आपको तो मैं अपने मेंटोर के तौर पे भी देखता हूँ, थैंक्स एक अ टीचर के तौर पे, मेंटोर के तौर पे, कि एक इनिशियल फेज एक बच्चे का होता है जब उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता, यहाँ तक कि घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि क्या कर रहा है, अभी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो उस टाइम पे वही चीज समझ सकता है जो उस फेज से गुजर रहा हो। तो वहां पे मैम मुझे आपने सपोर्ट किया, और आप रीजनिंग की फैकल्टी थी, तो रीजनिंग तो मैम मैं कहीं से नहीं पढ़ा हूँ। आप शायद 3 या 4 महीने थी उस ब्रांच में जिसमें मैं पढ़ता था। तो आप मुझे कि प्रीलिम्स में मशीन इनपुट वगैरह मुझे अभी भी याद है, आता नहीं है, लेकिन आपने सब कुछ पढ़ा के मुझे गई थी, तो वही मैम उतना मेरे लिए काफी था। और फिर फिर आपने वही रीजनिंग प्रैक्टिस कर। कहीं से नहीं पढ़ी, आप बस प्रैक्टिस किए और मॉक टेस्ट दिए। चलिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी वजह से आपकी जो कहानी थी वो मुझसे बहुत जुड़ी हुई थी। मैं स्टूडेंट को कई बार बताती भी हूँ। दरअसल मैंने जो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की उसमें मैं सिलॉग आजकल पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को ये बताती भी हूँ। और आपकी कहानी भी ऐसी थी कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे रीजनिंग में ऑलमोस्ट सब आता था, बट सिलॉग एक ऐसा टॉपिक था कि 5 में से 3 क्वेश्चन गलत होने ही है। और सेम कहानी आपकी थी, रीजनिंग आपकी अच्छी थी, आप सिलॉग में हमेशा गलत करते थे। तो जब भी ये रिलेट हम लोग करते थे हमेशा,
तो बाकी तो आपकी रीजनिंग पहले से अच्छी थी, मैंने बस सिलॉग में शायद मैंने मदद की हो। नहीं मैम, आपने रीजनिंग में तो हर जगह पे मदद की है। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, हर जगह पे मैं जितने भी सर्टेन लेवल पे पहुंच पाया हूं, तो रीजनिंग में पूरा ही पूरा आपका ही क्रेडिट है। और यहाँ तक कि जो ये मेरी सक्सेस है उसमें भी मैम आपका जो बिलीफ जो आपने मेरे ऊपर दिखाया, तो मैम उसका भी। नहीं नहीं, आपकी मेहनत है, आपका बड़प्पन है कि आप हमें क्रेडिट दे रहे हैं। रमेश, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग में पजल टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब बताते हैं, ये भी आपने भी किया है ना? लेकिन एक बात बताइए रामेक्षा, स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या बताइए कि अगर लॉजिकल रीजनिंग किसी का स्ट्रांग नहीं है तो क्या वो पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएगा? मैम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम्म। मैंने इतने इस साल के पूरे मेंस दिए, और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ भी दिया, और हम्म। जिसमें ये सब थोड़ा ज्यादा लेवल पे आता है। हम्म। लेकिन मैम मैं आज तक एक भी क्वेश्चन में टच ही नहीं किया हूँ एग्जाम में, मतलब आपने लॉजिकल क्योंकि रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसमें, पहली बात तो मैं 100% श्योर हो नहीं सकता हूँ हम्म। कि मैं अगर कर दिया हूँ तो बिल्कुल सही ही है। तो इसलिए मैम मैं इसको टच नहीं करता था। और बच्चे पढ़ते हैं और करते भी हैं, लेकिन जहां तक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 क्वेश्चन अगर जो भी कर रहे हैं, आप उसको एकदम श्योर शॉर्ट होके करिए कि आपने वो 5 नंबर आपने पा लिए। सही बात। वो बिल्कुल बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए फिर। और लॉजिकल रीजनिंग में डाउट हमेशा रहता है। यस मैम। मॉक टेस्ट आप किसका देते थे, कोई पर्टिकुलर या जो भी फ्री में मिलता था? टेस्ट जहां से भी फ्री में मिल जाए वहीं से। मॉक टेस्ट मैंने कभी खरीदे नहीं। फिर भी कोई जहां से साइट जहां से भी आपने दिए, अलग अलग आप बता सकते हो? मैम, ओलिव बोर्ड में उसमें क्या होता है, 4 दिन में 3 टेस्ट फ्री आते हैं, अच्छा। मतलब हम मिलते हैं। और उसका हालांकि उसका एनालाइज करने को हमको नहीं मिलता, वो जैसे ही खत्म होता है नंबर आ जाते हैं हमारे, परसेंटाइल आ जाता है, उसमें एनालाइज करने को नहीं मिलता है। अच्छा। लेकिन वो ऐसा है कि उसमें हमको हर 4 दिन में मिलेंगे ही 3 टेस्ट। तो मेरे 3 दिन के लिए रेगुलर हो जाते थे, तो टेस्ट मैं वहीं से देता था, और ग्रेड अप से टेस्ट देता था। ओके। और जितने भी साइट है जहां से भी फ्री में मिले, मैं हर जगह से देता था। तो गाइस, पहले मैं ये बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं और ना हम लोग किसी का प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो भी बता रहे हैं ये बहुत ही जेन्युइन स्टूडेंट है, इसका मैं प्रमाण हूँ, मैंने इनको देखा है। ठीक है, तो ये जो भी बता रहे हैं, अगर आपको उसमें से कुछ सही लगे तो आप उसे अपने प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत पेड कोर्स, अच्छा मेरा क्वेश्चन है रामेश्वर, क्योंकि मैं हमेशा इन लोगों को कहती हूँ कि पेड कोर्स मत खरीदो, तो आप बताइए, आपने आज तक कोई भी पेड कोर्स खरीदा? मैम मैं अब जैसे बता रहा हूँ, मैंने एसटी तक नहीं खरीदी हुई है। तो पेड मैं कोर्स क्या खरीदेंगे? मैं खरीद ही नहीं सकता। और मैम मुझे लगता है कि एक सही गाइडेंस होना जरूरी है। और फिर सेल्फ के ऊपर रखिए, और सेल्फ बिलीफ रखिए अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पेड कोर्स खरीदने की जरूरत है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो वो खरीद सकते हैं, उनके लिए नहीं कह सकते। लेकिन अगर जो जैसे मेरे तरह के बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, छोटे जगह से, तो वो बिना पेड कोर्स के भी पहुंच सकते हैं उस जगह बस तक। वही कहानी हमारी भी है, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं खरीदा, आप लोग भी मत खरीदो। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते हैं और वो फ्री में पढ़ाते हैं। तो अगर आपको उनकी लैंग्वेज, उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जहां से मैंने रीजनिंग सीखी थी, ठीक है, वो अब नहीं पढ़ाते हालांकि, तो वो बहुत ही छोटे टीचर थे, उनको कोई नहीं जानता, शायद मैं उनका नाम भी तो कोई नहीं जानता होगा, लेकिन वो उनसे मैंने सीखा। सो इज माई एवरीथिंग, क्योंकि उनसे रीजनिंग सीख के मैंने रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फेमस नहीं है, जिन्हें बहुत कम बच्चे देखते हैं, लेकिन वो अच्छा पढ़ाते हैं। भीड़ के पीछे मत भागिए, है ना? जहां से आपको ज्ञान मिले वहां से बस ले लीजिए। क्यों रामेश्वर, सही मैं कहा मैंने? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम्म। जो मतलब शायद अपने व्यूअर्स के लिए, कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर पूरा 100% बिलीव करके पढ़िए सही कि बात। वो टीचर तो आपको गलत सलाह कभी नहीं दे सकता, चाहे आप जिससे भी पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा उससे आप। बिल्कुल सही बात है। सो रामेक्षा, बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई आपसे बात करके, और मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट के काफी सवालों के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप रामेक्षा से स्पेशली पूछना चाहते हैं, तो आप वो एस्पेरेंट्स अबोर्ड की मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको पता है, aspirants.abort1911@gmail.com। वो हम रामेक्षा तक पहुंचाएंगे और रामेक्षा उसका आंसर देंगे। जाहिर सी बात है, जो सफल है, ठीक है, जिन्होंने कुछ हासिल किया और हमें वो हासिल करना है, तो उनसे सलाह लेने
जो है वो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है और उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें कोई नीचा नहीं होता है। मैं खुद रामेक्षा से कई चीजों में इनकी टीचर हूँ मैं, फिर भी मैंने इनसे अभी थोड़ी देर पहले सलाह ली जिस चीज में मुझे डाउट था कि रामेक्षा आप मुझे ये बताइए आपने ये कैसे किया, क्योंकि मेरे से ये चीज नहीं हो पाई। तो कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमने खुद सलाह ली, तो जब मैं ले सकती हूँ तो आप तो ले ही सकते हो सलाह। जाहिर सी बात है ये सफल है तो इन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की है, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ और पूरे तरीके से नहीं हुआ। तो मेरे से ज्यादा मेहनत किए हैं तभी आज ये सफल है। तो बिल्कुल आप में से भी जो भी आपके मन में डाउट हो, आप इनसे पूछना चाहो, आप मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको कौन से बैंक में मिला है रामेक्षा? मैम मध्यांचल ग्रामीण बैंक मैम। मध्यांचल बैंक में मिला है। तो और एसबीआई पीओ में भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। आपका इंटरव्यू कैसा गया था एसबीआई पीओ का? उसका अच्छा गया था इंटरव्यू। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, हालांकि आने वाले दिनों में कोई इंटरव्यू है नहीं, ये सेशन मुझे इंटरव्यू से पहले करना था। लेकिन अब मुझे बताइए, क्या इंटरव्यू जो होता है, ठीक है, कोई भी पेपर का, चाहे आपने एसबीआई का दिया, आरआरबी पीओ का दिया, क्या इंग्लिश ही बोलना जरूरी होता है? नहीं मैम, मैं तीनों इंटरव्यू में हिंदी से ही बोला हूँ। ओके। और वहाँ कुछ छूट रहती है, आप स्वतंत्र होते हैं कि आप जो लैंग्वेज चूज करना चाहें वो लैंग्वेज में दे सकते हैं। ओके, और एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वहां पे? मैम मतलब लोग थोड़ा डराते हैं। मैं जिस टाइम पे मेरा आज तक कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, यूट्यूब खोला तो जैसे ऐसे लगा कि इंटरव्यू मतलब क्या ही है। तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस थी मतलब पहली बार ही लाइफ में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा था। फिर जब वहां पे गया तो मैम वो लोग वहां पे जो पैनलिस्ट रहते हैं वो ये समझते हैं कि बच्चा यहाँ तक आया है और उसके अंदर कैलिबर है। और वो मैम पहले 2-3 मिनट वो लोग खुद को इतना मतलब इतना कंफर्टेबल कराने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे सीधे नहीं होता कि हम सीधे ही पहुंचे और उन्हें हमसे कोई क्वेश्चन दाग दिया। वो पहले आसपास की चीजें पूछते हैं और फिर बताते हैं कि फिर जब वो उनको लग जाता है कि अभी एक नॉर्मल मोड पे आ चुका है, फिर वो अपने क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो मतलब यस मैम। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, रिटन एग्जाम में बच्चे की कैपेसिटी उन्हें पता चली गई, वो यस बस। मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है रामेश्वर, कुछ आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं व्यूअर्स से। मैम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे मैं सिर्फ बैंकिंग का ही मुझे अभी तक फिलहाल नॉलेज है, तो मैं उनको ही कहना चाहूंगा कि आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, पूरा टीचर्स पे अपने बिलीफ रखिए और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करिए। और जो एक बैंकिंग के लिए कोर चीज है, मॉक टेस्ट, मतलब आप उसको डेली अपने रूटीन में रख लीजिए कि मॉक टेस्ट देना है। आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाइए। नंबर्स आपके किसी दिन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे, किसी दिन आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा, थोड़ा कम काम करेगा, किसी दिन आपके ज्यादा नंबर आएंगे, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल पे रहेंगे। तो आप एसटी देते जाइए बिल्कुल जितनी हो सके। और एग्जाम टाइम पे तो जैसे एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम टाइम पे तो अगर हो सके 2 एसटी 3 एसटी दीजिए। और जो मैम स्पेशली मैं करता था, मैं एग्जाम के 2 दिन पहले से एसटी बंद कर देता था। अच्छा, मैं तो बिल्कुल नहीं पहले से देता आप था एसटी नहीं दे देते? और मैं थोड़ा सा मेरा मतलब वो अंधविश्वास कह लीजिए ऐसा था कि मैं जैसे ही जिस दिन घर से निकलता था प्रीलिम्स के लिए, तो मैं एक एसटी लगा के जाता था, एक पजल लगा के जाता था। अच्छा। तो सुबह एक पजल लगा, बहुत आसान सी पजल उठाता था, मतलब जैसे 2 लाइन वाली या 3 लाइन वाली ऐसी पजल वो लगा था। तो वो लगता था कि अच्छा आज मेरा दिन अच्छा जा रहा है। वहां से मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था और फिर मैं एग्जाम देने कोई टोटका टाइप का करते थे क्या आप? समझ लीजिए। तो मतलब अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। सब सबका करने के अपना लिए। अपना तरीका है, ये भी आपका तरीका अच्छा है। चलिए, थैंक्स अलॉट रामेक्षा हमारे साथ बात करने के लिए, आपने अपना समय दिया हमें और मैम स्टूडेंट की भी हेल्प की, सो थैंक यू सो मच। और एस्पिरेंट सबूड और खासकर शुभी त्रिगुनाथ, मैं हमेशा चाहूंगी कि आप अभी बहुत कुछ हासिल करें अपने जीवन में और आगे बढ़े, और जितनी सफलता आप पा सकते हैं सफलता पाए, तो बहुत खुशी होगी। और okay, so thanks a lot for being with us, and all the very best for your future endeavors. Okay, thank you, Ramesha. Thank you. थैंक यू।